Hi there, welcome you all to the first part of my video lecture series on the first chapter of class 10th biology that is life processes यानी कि जैव प्रक्रम। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, यानी इस वीडियो में हम सिर्फ ये जानेंगे कि हमें चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, हम चैप्टर के फ्लो को समझेंगे और इस चैप्टर के बारे में यानी कि लिविंग वर्ल्ड के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। हम जानेंगे कि लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग बीइंग्स को हम किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, यानी दोनों में हम किस तरह से अंतर करते हैं। हम ये भी जानेंगे कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है और हम किस तरह से लाइफ प्रोसेसेस को वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। क्लियर? ये वीडियो मैंने क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स के लिए बनाया है, बट दिस वीडियो इज इक्वली यूजफुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक NTSC, ओलंपियाड एटसेट्रा। So this is Anand. You are watching 23.5 degrees. Let's start. If I ask you how you differentiate between a living and a non-living thing, what would be your answer? बहुत ही सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर किसी चीज में मूवमेंट तुम्हारी आंखें परसीव कर पा रही है, यानी अगर तुम्हें किसी भी चीज में मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है, तो तुम बहुत ही आसानी से कह देते हो कि ये तो भैया लिविंग थिंग है, इसमें जान है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर किसी चीज में तुम्हें कोई मूवमेंट नहीं दिख रही है, तुम कोई भी मूवमेंट तुम्हारी आंखें परसीव नहीं कर पा रही है, तुम इजीली कह देते हो कि ये तो नॉन लिविंग बीइंग है, यानी इसमें जान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, रास्ते पे चलता हुआ, दौड़ता हुआ, धूम हिलाता हुआ, भौंकता हुआ, कभी कभी काटता हुआ कुत्ता, वो ढेरों मूवमेंट करता है, जिसको देख के तुम बहुत ही इजीली कह देते हो कि इट्स अ लिविंग थिंग। ऑन द अदर हैंड, उसी रास्ते पे पड़ा हुआ कोई पत्थर जिसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तुम बहुत ही इजीली कह देते हो कि इसमें जान नहीं है, इट्स अ नॉन लिविंग थिंग। ये इतनी ही सिंपल बात है। यानी कि कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर किसी भी चीज में मूवमेंट है, हर वो चीज जो कि लिविंग है उसमें मूवमेंट होना ही होना है। यानी मूवमेंट, अगर हम सिर्फ मूवमेंट की बात करें तो इट इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। मूवमेंट डिफाइनिंग कैरेक्टर है लाइफ का। हर वो चीज जिसमें जान है उसमें मूवमेंट होना ही होना है, और हर वो चीज जिसमें जान नहीं है, यानी हर वो चीज जो कि नॉन लिविंग थिंग है, उसमें किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होता। क्लियर? अब यहां पे हम सिर्फ मूवमेंट की बात नहीं कर रहे, हम विजिबल मूवमेंट की बात कर रहे हैं, जो कि डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता लाइफ का। बिकॉज लाइक एवरीथिंग एल्स इन दिस यूनिवर्स, योर आईज ऑल्सो हैज सर्टेन लिमिटेशंस। तुम्हारी आंखों की भी कुछ लिमिटेशंस है, वो सब कुछ नहीं देख सकती, वो हर मूवमेंट्स को नहीं देख सकती। क्या तुम अमीबा को देख सकते हो? क्या तुम अमीबा को देख सकते हो? नहीं। क्या तुम हाइड्रा को देख सकते हो? नहीं। क्या तुम, नेकेड आई से मैं बात कर रहा हूं, माइक्रोस्कोप लगाकर नहीं। क्या तुम पैरामीशियम को देख सकते हो? नहीं। ढेर सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जो कि साइज में बहुत छोटे हैं, उनको तुम देख ही नहीं सकते, तो उनके शरीर में होने वाले मूवमेंट्स को कैसे देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। प्लांट्स की बात करो, बहुत बड़ा होता है साइज में। एक सीड जर्मिनेट करता है, फिर धीरे धीरे वो एक प्लांट बनता है, प्लांट बड़ा होते होते एक ट्री बनता है। ठीक है। क्या तुम इस प्रोसेस को होते हुए देख सकते हो? क्या प्लांट बड़ा होते हुए एक ट्री बनता है, क्या इस प्रोसेस को होते हुए तुम देख सकते हो? नहीं। हाँ, 1-2 महीने के बाद, कुछ सप्ताह के बाद तुम इजीली कह दोगे कि हाँ, इसके साइज में कुछ चेंज आया है, लेकिन इस चेंज को होते हुए तुम देख नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। सिमिलरली किसी इंसान की बात कर लो तो उसकी हाइट को तुम बढ़ते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि वो भी बहुत स्लो प्रोसेस है। प्लांट में ही अगर हम लीव्स की बात करें तो लीव्स में हम जानते हैं ढेरों स्टोमेटा होते हैं। एक्चुअली स्टोमेटा जो है ये एक प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल वर्ड है किसका? स्टोमा का। अगर हम एक पोर की बात करें, एक छिद्र की बात करें, स्टोमेटा क्या होते हैं? छिद्र ही होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिनसे प्लांट क्या करती है? प्लांट इन पोर्स से गैसियस एक्सचेंज करती है, यानी CO2 और O2, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करती है विद इट्स इन्वायरमेंट। यही काम है स्टोमेटा का। इसके अलावा स्टोमेटा से प्लांट एक और काम करती है, स्टोमेटा से प्लांट ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को भी अंजाम देती है। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, जिसको हम हिंदी में वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, इस प्रोसेस को भी प्लांट स्टोमेटा से ही अंजाम देती है, जिसमें क्या होता है? प्लांट के शरीर से, प्लांट की बॉडी से वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इन पोर्स से बाहर निकलता है, वाटर वेपर के रूप में, यानी जल वाष्प के रूप में। इसको तुम कंपेयर कर सकते हो जो तुम्हारे शरीर में पसीना आता है उस प्रोसेस से। ठीक है। यानी कि प्लांट एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म के द्वारा इन पोर्स को खोलती और बंद करती है, और तुम इस चीज को होते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होता है। ये पोर्स बहुत ही छोटे होते हैं साइज में, तुम नहीं देख सकते इसको होते। तो क्या इसका मतलब ये नहीं हो रहा है? क्या इसका मतलब ये पोर्स खुले और बंद नहीं हो रहे हैं? ऐसा नहीं है। तुम नहीं देख पा रहे वो अलग बात है, लेकिन हो रहा है। ढेर सारी चीजें हैं जो तुम नहीं देख पा रहे हो, लेकिन वो हो रहा है। क्लियर?
सिमिलरली अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट भी एक पंप की तरह काम करता है, इसमें भी ढेर सारी मूवमेंट्स होती है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये एक्सपेंड होता है, ये पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, पूरी बॉडी को ये प्योर ब्लड सप्लाई करता है और पूरी बॉडी से ये इम्प्योर ब्लड रिसीव करता है। जब मैं बोलता हूँ प्योर ब्लड तो मेरा मतलब होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड से, यानी वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन अधिक है, और जब मैं बोलता हूँ इम्प्योर ब्लड तो मेरा मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड से। हाँ, लंग्स के केस में थोड़ा एक्सेप्शन है, लंग्स को हार्ट जो है वो इम्प्योर ब्लड देता है और लंग्स से हार्ट प्योर ब्लड लेता है। इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कशन करने वाले हैं, तो अभी बात करने से कोई फायदा नहीं, हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेवल पे बात कर रहे हैं। बेसिक जो मुद्दा है यहाँ पे वो ये है कि हार्ट में भी ढेरों मूवमेंट होती है, क्योंकि ये एक पंप की तरह पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है और फिर पूरी बॉडी से ब्लड रिसीव करता है, और इन मूवमेंट्स को भी हम नहीं देख सकते क्योंकि हार्ट भी हमारे शरीर के अंदर होता है, राइट। सिमिलरली तुम्हारे डायफ्राम में मूवमेंट्स होती है, तुम्हारे ब्लड वेजल्स में ब्लड फ्लो हो रहा है लगातार, वो भी तुम नहीं देख सकते। कितनी ही सारी मूवमेंट्स है जो तुम नहीं देख सकते, कुछ बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो रही है, कुछ बड़ी चीज़ों में हो रही है, लेकिन इतनी स्लो है कि तुम नहीं देख पा रहे हो। यानी कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि मूवमेंट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है लाइफ का, लेकिन क्योंकि सारी मूवमेंट्स हम नहीं देख सकते इसलिए विजिबल मूवमेंट, जो मूवमेंट हमें दिख रहा है वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकता लाइफ का, क्योंकि क्या पता हम किसी चीज़ में मूवमेंट को परसीव नहीं कर पा रहे हैं लेकिन एक्चुअल में उसमें मूवमेंट है, तो हम कैसे विजिबल मूवमेंट के बेसिस पे किसी चीज़ को लिविंग बीइंग या नॉन लिविंग बीइंग कह दें। क्लियर? ओके सर, हम समझ गए, तो करे क्या? अगर विजिबल मूवमेंट के बेसिस पे हम लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते तो हम क्या करें? To answer this question, we need to understand the meaning of life processes. अगर हम लाइफ प्रोसेसेस का मतलब समझ गए तो हम बहुत ही इजीली एक लिविंग बीइंग और एक नॉन लिविंग बीइंग में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा लाइफ प्रोसेसेस के बारे में नॉलेज हमें और भी कई तरीके से हेल्प करता है जो हम आगे देखेंगे, ठीक है। देखो, लाइफ प्रोसेस को समझने के लिए तुम्हारे लिए एक बात का समझना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि कोई भी लिविंग बॉडी, मतलब नहीं है कि वो एनिमल है, प्लांट है, वो अमीबा है या पैरामीशियम जैसा यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या वो कोई हायर ऑर्गेनिज्म है जैसे इंसान या व्हेल या कुत्ता बिल्ली कुछ भी, या कोई प्लांट ट्री कुछ भी। किसी भी लिविंग बॉडी का, यानी हर वो चीज़ जिसमें जान है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसकी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर, उसके बॉडी के बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स क्या है, वो किन चीज़ों से बनी है। अगर हम इस चीज़ को समझ जाते हैं तो लाइफ प्रोसेस क्या है ये समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा, क्योंकि लाइफ प्रोसेस एक ऐसी चीज़ है जो आपके शरीर के अंदर हो रही है 24/7, हर सेकंड हो रही है, आप जब तक आप जीवित रहोगे तब तक। तो ये आपके बारे में ही है, ओके। ये बहुत ही जनरल सी चीज़ है, यहाँ कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। So in this slide we are gonna answer a very simple but equally important question, that what are the basic constituents that constitute a living body? वो बेसिक चीज़ें क्या है जो कि किसी भी लिविंग बॉडी को बनाती है, ओके। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं कोई भी एग्जाम्पल ले सकता था, मैं किसी पंछी की बॉडी का एग्जाम्पल ले सकता था, किसी बर्ड का, किसी रेप्टाइल का, ओके, कुछ भी ले सकता था, एक प्लांट का भी एग्जाम्पल ले सकता था, लेकिन मैंने चूज़ किया इस शरीर को जिससे तुम सबसे अधिक फेमिलियर हो, क्योंकि ये तुम्हारा अपना शरीर है, दिस इज अ ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ से हम समझते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बनावट, उसका बेसिक कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी बनावट क्या होती है, ओके। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि ह्यूमन बॉडी किन चीज़ों से बना है, तो ह्यूमन बॉडी ढेर सारे ऑर्गन से बना है। इसमें ब्रेन है, इसमें लंग्स है, इसमें स्टमक है, इसमें किडनी है, इसमें लिवर है, इसमें मसल्स है। मसल भी ढेर सारे टाइप्स के होते हैं, उन पे हम नहीं जाएंगे आगे, तो लगभग 10 वीडियोस में मैं इस चैप्टर को फिनिश करने वाला हूँ, तो हमारे पास ढेर सारा टाइम है उसके लिए। हमारी ह्यूमन बॉडी में मसल्स है, हमारी ह्यूमन बॉडी में हार्ट है, इसके अलावा भी ढेरों ऑर्गन्स है तुम्हारी बॉडी में, ओके। तो इन चीज़ों से तुम्हारी बॉडी बनी है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे लंग्स से बात नहीं होती इसकी, या तुम्हारे ब्रेन की तुम्हारे स्टोमक से बात नहीं होती, ये सब बिल्कुल अलग अलग है। जैसे कि मान लो तुम और तुम्हारा पड़ोसी जिसमें बात नहीं होती, उसको तुमसे कोई मतलब नहीं, तुमको उससे कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी बॉडी का कोई भी पार्ट इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, ये सभी इंटरडिपेंडेंट है, ये सभी एक साथ एक यूनिट की तरह, एक टीम की तरह काम करते हैं। जिस तरह से एक क्रिकेट टीम में क्या होता है, 11 प्लेयर्स होते हैं, हर किसी का अपना एक रोल होता है, कोई अच्छा फील्डर है, कोई विकेट कीपर है, कोई बॉलर है, ओके। और इस टीम में एक कैप्टन होता है,
हमारी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो इसमें जितने भी प्लेयर्स हैं, ये सारे प्लेयर्स ही तो है जितने ऑर्गन्स हैं। ओके, इसका एक कैप्टन है जिसको कि हम ब्रेन कहते हैं। ये कंट्रोल करता है, ये कोऑर्डिनेट करता है बाकी सारे ऑर्गन्स को। तुम्हारा जो ब्रेन है वो तुम्हारे रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है। ओके, तुम्हारा जो ब्रेन है वो तुम क्या सूंघ रहे हो, तुम क्या देख रहे हो, वो अल्टीमेटली ये सारा इंफॉर्मेशन तुम्हारे ब्रेन तक जाता है। वहां पे इस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है और फिर ब्रेन फाइनली तुम्हें बताता है कि भैया तुम्हारे सामने टाइगर है, भागो, या तुम्हारे सामने एक समुंदर है, आराम से देखो। ठीक है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन, तुम क्या सूंघ रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, उसका टेस्ट कैसा है, ये सब कुछ कौन बताता है? ब्रेन बताता है। यानी बाकी सारे ऑर्गन्स पर भी ब्रेन का कंट्रोल होता है काफी हद तक। तो ब्रेन एक कैप्टन की तरह काम करता है तुम्हारे बॉडी में। अगर मैं लंग्स की बात करूं, लंग्स का क्या रोल होता है तुम्हारी बॉडी में? लंग्स कुछ इस जगह पर होता है। मैं ड्राइंग तो बहुत ख़राब बनाता हूँ, इसलिए मैंने सारे इमेज पहले से ही तैयार रखे थे ताकि तुम्हारे सामने मैं बहुत ही घटिया थर्ड क्लास ड्राइंग ना बनाऊँ। ओके, तो लंग्स का क्या रोल होता है? तुम जब एयर इनहेल करते हो, ओके, इस तरह से जब तुम एयर इनहेल करते हो तो ये एयर जिसमें कि ऑक्सीजन काफ़ी है, ये तुम्हारे लंग्स तक जाता है। फिर लंग्स में एक मैकेनिज्म होता है जिस पे हम आगे डिस्कस करेंगे। इस एयर में जो ऑक्सीजन है वो तुम्हारी ब्लड में डिफ्यूज होता है और ब्लड इस ऑक्सीजन को लेकर के तुम्हारे शरीर के हर एक पार्ट तक जाता है। तो ये ऑक्सीजन ब्लड के रास्ते, ब्लड के माध्यम से, ओके, ब्लड एक मीडियम है जो कि कैरी करता है इस ऑक्सीजन को टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तुम्हारी बॉडी में लगभग 80 ट्रिलियन सेल है। 80 ट्रिलियन, 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं और 1000 बिलियन मतलब 1 ट्रिलियन। 1000 बिलियन मतलब 1 ट्रिलियन। ठीक है, और तुम्हारी बॉडी में 80 ट्रिलियन सेल्स है लगभग ऑन एन एवरेज। इतने सेल्स तक तुम्हारा ब्लड ऑक्सीजन लेकर जाता है। ये सारे सेल इस ऑक्सीजन को यूज करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस में, यानी एनर्जी बनाने में, और फिर इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है जिसको कि तुम्हारा ब्लड वापस लेकर आता है। जिस तरह से ये ऑक्सीजन लेके गया था उसी तरह से ये इन सारे सेल्स में जो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रहा है जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको वापस लेकर भी आता है। कहाँ? जहाँ से ये लेकर गया था, यानी लंग्स तक। अब लंग्स में तुम्हारे पास वो ब्लड आ चुका है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, और तो ये क्या होगा, तुम्हारे लंग्स से होता हुआ क्या हो जाएगा, अब तुम एयर एक्सहेल करोगे इस तरह से, और तुम सारे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ दोगे। तो कुछ ये प्रोसेस होता है, लंग्स का बेसिक फंक्शन यही होता है। इसके अलावा स्टोमक, ये तुम्हारे डाइजेशन सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें ढेरों एंजाइम्स होते हैं, सिक्रीट होते हैं, ढेरों हार्मोन्स होते हैं, सिक्रीट होते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे आगे। ओके, किडनी का काम होता है ब्लड को प्योरीफाई करना। लिवर देखो, लिवर शायद बाकी सारे ऑर्गन्स की बात करो ना, तुम अपने स्टमक को महसूस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये गुड़ गुड़ करता है कभी कभी। तुम अपने लंग्स को भी महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम लगातार 24/7 एयर इनहेल कर रहे हो, सांस अंदर कर रहे हो, फिर एयर छोड़ रहे हो, यानी एयर एक्सहेल कर रहे हो। क्लियर? तो तुम लंग्स को तो फील कर सकते हो, तुम स्टमक को भी फील कर सकते हो, ये भी आवाज़ करता है। तुम मसल्स को भी फील कर सकते हो, तुम अपने दिल को भी फील कर सकते हो, ये पंप करता है, धड़कता है, तो तुम इसको फील करते हो। ये पूरे शरीर में ब्लड को फोर्स करता है, प्रेशराइज्ड करके फोर्स करता है पूरे शरीर तक, और फिर पूरे शरीर से इस ब्लड को रिसीव भी करता है। कौन करता है? ये तुम्हारा हार्ट करता है। तो तुम लगभग इन सारे ऑर्गन्स को कम या अधिक फील कर पाओगे। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो तो ब्रेन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारी बॉडी का, वो है तुम्हारा लिवर, और ये 500 से भी अधिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है। यानी एक लिवर का 500 से भी ज्यादा काम है तुम्हारी बॉडी में। ओके, तो इन सारे काम को हम आगे देखेंगे जब हम न्यूट्रिशन प्रोसेस के बारे में बात कर रहे होंगे। सिमिलरली अगर हम मसल्स की बात करें तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सपेंड होते हैं, तुमको अलाउ करते हैं कि तुम बहुत ही इजीली अपनी डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करो, और तुम्हारे शरीर के अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स को अलाउ करते हैं मूवमेंट्स के लिए। जैसे तुम्हारे हार्ट में कार्डियक मसल्स होते हैं, ओके, जिससे कि हार्ट क्या कर पाता है, मूवमेंट्स कर पाता है, जो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, तुम्हारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। हार्ट 1 सेकेंड भी रुका तो तुम गए। क्लियर? तो अल्टीमेटली हमने सीखा क्या? हमने ये सीखा
कि हमारी बॉडी ढेर सारे ऑर्गन से मिलकर के बनी है। इनमें से हर एक ऑर्गन का अपना अलग अलग काम है, अलग अलग रोल है हमारी बॉडी में। अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि तुम्हारी बॉडी का कोई ऑर्गन किस चीज से बना है, कोई भी ऑर्गन, चलो मान लेते हैं हम दिल की बात कर रहे हैं, कोई भी ऑर्गन हो तुम्हारी बॉडी का, वो बना होता है टिश्यूज से। टिश्यूज यानी झुंड, किसका? सेल्स का। ढेर सारे एक ही तरह के सेल्स मिलकर के एक टिश्यू बनाते हैं। सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल जब ढेर सारे जुट जाए किसी एक काम को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि एक सेल इतना छोटा होता है कि वो अकेला क्या करेगा, ठीक है, तो सिमिलर टाइप्स के सेल जब ढेर सारे जुट जाए एक काम को करने के लिए तो उसे हम टिश्यू कहते हैं। और ढेर सारे अलग अलग टिश्यूज मिल करके एक ऑर्गन बनाते हैं, जैसे ब्रेन हो गया, जैसे लंग्स हो गया, जैसे स्टोमक हो गया, ये सब क्या है? ऑर्गन्स है। और ये सब किन चीजों से बना है? ढेर सारे टिश्यूज से बना है। टिश्यू क्या होता है? एक ही तरह के सेल्स का एक झुंड होता है, एक ग्रुप होता है। अब तुम सेल्स के अंदर भी तो जा सकते हो। सेल के अंदर की अगर हम बात करें तो जिस तरह से तुम्हारी बॉडी में ढेरों पार्ट है जिसको तुम ऑर्गन कहते हो, ब्रेन एक ऑर्गन है, लंग एक ऑर्गन है, स्टमक एक ऑर्गन है, किडनी एक ऑर्गन है, सारी चीजें ऑर्गन है, ओके। उसी तरह से एक सेल के अंदर भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिनसे तुम्हारा सेल बना होता है। सेल खुद इतना छोटा है कि तुम्हारी बॉडी में 80 ट्रिलियन सेल्स है, याद रखना, इस चीज को मत भूलना, लगभग 80 ट्रिलियन। कहीं तुमको ये डेटा 50 ट्रिलियन मिलेगा, कहीं 100 ट्रिलियन भी मिलेगा। ऑन एन एवरेज 80 ट्रिलियन सेल्स होते हैं तुम एक ह्यूमन बॉडी में, ओके। और सेल इतना छोटा होता है, फिर भी अगर हम इसके अंदर घुसे तो इसके अंदर देखो कितने ढेर सारे अलग अलग टाइप्स के क्या है? पार्ट्स है। जिस तरह से तुम्हारे बॉडी के पार्ट्स को हम ऑर्गन्स कहते हैं, उसी तरह सेल के अंदर जो ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं इन्हें हम ऑर्गेनल्स कहते हैं, ओके। ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स का मतलब होता है छोटे ऑर्गन, याद रखना, ओके। यानी कि सेल जो खुद में इतना छोटा है वो जिन चीजों से बना है, यानी किन चीजों से बना है? वो साइटोप्लाज्म से बना है, वो सेल मेम्ब्रेन से बना है। इन चीजों के बारे में डिस्कस करने का ये राइट टाइम नहीं है, क्योंकि हम सेल के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं तो फिर मैं तुम्हें बताता कि डीएनए का क्या फंक्शन होता है, न्यूक्लियस का क्या फंक्शन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी अपार्ट्स, डीएनए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह। तो इन चीजों को डिस्कस करने का ये करेक्ट टाइम, ये राइट टाइम नहीं है। तुम्हारा सेल ढेर सारे छोटे छोटे पार्ट्स से बना है, इन पार्ट्स को हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। अब अगर मैं ये पूछूं कि ये छोटे छोटे पार्ट्स किन चीज से बने हैं, चलो इसके भी अंदर घुसते हैं, तो अल्टीमेटली तुम्हें कुछ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ओके। तुम्हें प्रोटीन मिलेगा, तुम्हें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, तुम्हें लिपिड मिलेगा, तुम्हें न्यूक्लिक एसिड मिलेगा, इसके अलावा भी तुम्हें वाइटामिन्स मिलेंगे, तुम्हें मिनरल्स मिलेंगे। इन चीजों से तुम्हारा सेल बना है, ओके। यानी कि अल्टीमेटली अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि तुम्हारी बॉडी, कोई भी लिविंग बॉडी किस चीज से बनी होती है, तो वो इन्हीं चीजों से मिलकर के बनी होती है। प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से, न्यूक्लिक एसिड से, वाइटामिन से, मिनरल से, और जो सबसे अधिक होता है उसके बारे में तो हमने बात ही नहीं किया, वाटर से। तुम्हारी बॉडी का 64% लगभग वाटर होता है, प्रोटीन तो लगभग 16% होता है। खैर इन चीज़ों के बारे में हमारे पास ढेर सारा टाइम है डिस्कस करने के लिए। आगे मैं 9 वीडियो और बनाने वाला हूँ इस चैप्टर पे, तो हम बहुत डिटेल में जाएंगे हर चीज़ के। कोई भी लिविंग बॉडी अल्टीमेटली इन्हीं चीज़ों से बनी होती है, चाहे वो छोटी बॉडी हो, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी हो, या एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी हो, एक प्लांट हो या एक एनिमल हो। वो अल्टीमेटली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, मिनरल एंड वाटर, इन्हीं 7 चीज़ों से मिलकर के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बना होता है, ओके। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझ चुके हैं। देखो इन चीज़ों को हम न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सभी न्यूट्रिएंट्स है, ओके। सातों, जिनकी ये सातों की सातों न्यूट्रिएंट्स हैं। इनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड ये तुम्हारी बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। इनकी बॉडी और इनकी तुम्हारी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत भी होती है, तो इन्हें हम मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। इसके अलावा वाइटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत तुम्हारी बॉडी को रिलेटिवली बहुत ही कम होती है, फिर भी वो इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। क्योंकि वाइटामिन्स और मिनरल्स की तुम्हारी बॉडी को बहुत कम ज़रूरत होती है, इसलिए इन्हें हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ओके। एक्चुअली में मैक्रो में एक छूट गया, वाटर भी तो एक मैक्रोन्यूट्रिएंट ही है। सबसे ज़्यादा तुम्हारी बॉडी में वाटर ही, अक्सर हम वाटर को भूल जाते हैं, हम वाटर की गिनती ही नहीं करते न्यूट्रिएंट्स में, जबकि वाटर भी एक न्यूट्रिएंट ही होता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि तुमने ये बात समझ लिया कि कोई भी लिविंग बॉडी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, ऑफकोर्स इसके अलावा 3 और है, वाटर,
मिनरल्स एंड वाइटामिन्स, इन चीज़ों से मिलकर के बनी होती है। और ये बात याद रखना, अच्छे से दिमाग में घुसा लो कि ये सब कोई दूसरी दुनिया से आई हुई चीज़ें नहीं है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, वाटर, मिनरल्स, वाइटामिन्स, ये सभी मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, ये सभी केमिकल्स हैं। जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, एक कंपाउंड है। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, उसी तरह प्रोटीन भी एक मॉलिक्यूल है। इसमें भी कुछ एटम्स होंगे जिन्होंने इसे बनाया होगा। और प्रोटीन कोई एक टाइप का नहीं होता है। तुम्हारी बॉडी में 10,000 अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। खैर वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, उस पर हम अभी नहीं जाते, नहीं तो तुम वीडियो छोड़ दोगे। कार्बोहाइड्रेट भी ढेरों टाइप के होते हैं। ये सभी क्या है? मॉलिक्यूल्स है, केमिकल्स है। तुम कह सकते हो कि ये सभी केमिकल्स है और कुछ नहीं है। और इन्हीं चीज़ों से तुम्हारा बॉडी अल्टीमेटली बना है। चलो इतना समझ गए। ये टूटी हुई दीवार तो दिख ही रही होगी। अब तुम क्या करोगे? सर इसको रिपेयर करेंगे दोबारा से। क्या तुम पूरी की पूरी दीवार को दोबारा से रिपेयर करोगे? नहीं सर, ऐसा क्यों करेंगे, जितनी दीवार टूट गई है उसको रिपेयर कर देंगे। बिल्कुल सही कहा। क्या इतनी दीवार को रिपेयर करने के लिए, इतनी दीवार को दोबारा बनाने के लिए तुम्हें रबर की ज़रूरत पड़ेगी क्या? बिल्कुल नहीं सर, रबर की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? ग्लास की ज़रूरत नहीं सर। क्यों, तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि ये दीवार इन चीज़ों से बनी ही नहीं थी सर। ये दीवार रबड़ या ग्लास से नहीं बनी थी। ये दीवार बनी थी ईंटों से, सीमेंट से, बालू से। अगर हम कोई भी रिपेयर वर्क करेंगे, कोई भी मेंटेनेंस काम करेंगे इस दीवार पर, तो हमें इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और एक्स्ट्रा जिन चीज़ों से ये दीवार बनी थी, यानी कि बालू, सीमेंट, ईंटें। करेक्ट, बिल्कुल क्लियर। बस एग्जैक्टली सेम तो तुम्हारी बॉडी में भी होता है। ये है यहाँ पर ह्यूमन बॉडी। तुम्हारी ह्यूमन बॉडी किन चीज़ों से बनी है? सर हम देख चुके हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी बनी है प्रोटीन से, हमारी ह्यूमन बॉडी है कार्ब्स से यानी कार्बोहाइड्रेट्स, हमारी ह्यूमन बॉडी बनी है लिपिड से, हमारी ह्यूमन बॉडी बनी है न्यूक्लिक एसिड से, हमारी ह्यूमन बॉडी बनी है वाटर से, मिनरल से। सात हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6, और एक क्या छूटा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, वाटर, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। यस, हमारी ह्यूमन बॉडी बनी है वाइटामिन्स से। इन चीज़ों से तुम्हारी बॉडी बनी है। यानी तुम्हारी बॉडी में जो टोटल लगभग 80 ट्रिलियन सेल है, याद रखना, लगभग 80 ट्रिलियन सेल्स प्रेजेंट है तुम्हारी बॉडी में। ये कितना ह्यूज नंबर है, एक बार सोचना, ठीक है, वीडियो खत्म होने के बाद। इतनी अधिक सेल्स है और हर सेल लगातार अपना काम कर रहा है। कोई भी सेल आराम नहीं कर रहा है। 24/7 हर सेल लगातार अपना काम कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इनमें फ्लॉज आएंगी, कुछ कमियां आएंगी। कोई सेल डेड होगा तो उसे रिप्लेस करना होगा, किसी सेल में कोई फ्लॉ आएगा तो उसको रिपेयर करना होगा, मेंटेन करना होगा। तो ये जो भी रिपेयर वर्क, जो भी मेंटेनेंस वर्क तुम्हारी बॉडी में 24/7 थ्रू आउट योर लाइफ चल रहा है, इसे करने के लिए तुम्हारी बॉडी को किसी चीज़ की ज़रूरत तो पड़ेगी। इस रिपेयर वर्क, इस मेंटेनेंस वर्क को करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? उन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जिनसे तुम्हारी बॉडी बनी है, यानी प्रोटीन, कार्ब्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, वाटर, मिनरल्स, वाइटामिन्स। इस दीवार को दोबारा से बनाने में जितना पार्ट में फ्लॉ आया था, जितने पार्ट में फ्लॉ आया था, उतने पार्ट को दोबारा बनाने में तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? उन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ी जिनसे ये दीवार बनी थी, यानी ईंटों की, सीमेंट की, बालू की। तो उसी तरह से तुम्हारी बॉडी के अंदर जो मेंटेनेंस वर्क चल रहा है, जो लगातार तुम्हारी पूरी जिंदगी भर चलता रहता है, बिना रुके, बिना थके, उसमें भी कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है तुम्हारी बॉडी को। और ये रॉ मटेरियल्स है प्रोटीन्स, कार्ब्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, वाटर, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। और इन्हें हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। इनकी तुम्हारी बॉडी को बहुत ज़रूरत होती है। और लगभग इन सभी को, कुछ इक्का दुक्का एक्सेप्शंस है, इन सभी को तुम्हारी बॉडी खुद से नहीं बना सकती है। तो तुम्हारी बॉडी इन चीज़ों को कहाँ से लाएगी? बाहर से। बाहर से कहाँ से? जो तुम खाते हो उससे। तुम क्या खाते हो? फूड। तुम प्लांट्स खाते हो, एनिमल्स खाते हो। इन चीज़ों में ये सारी चीज़ें होती हैं। कोई भी चीज़ जो कि कभी जीवित थी, तुम जो भी कुछ खाते हो वो कभी ना कभी तो जीवित था। वो या तो प्लांट प्रोडक्ट है या एनिमल प्रोडक्ट है। ओके, तो कोई भी चीज़ जिसमें कभी जान था वो इन्हीं चीज़ों से बना होता है। प्रोटीन, कार्ब्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, वाटर, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स, ये हम देख चुके हैं। यानी कि जो भी रिपेयर वर्क तुम्हारी बॉडी में चल रहा है, उसको अंजाम देने के लिए, उसको अच्छे से करने के लिए तुम्हारी बॉडी को लगातार इन चीज़ों की और एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती रहेगी। और ये तुम्हारी बॉडी इन चीज़ों को कहाँ से इंश्योर करेगी?
तुम्हारे फूड से एक्सट्रैक्ट करेगी, उनकी प्रोसेसिंग करेगी। एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म है जिसके थ्रू तुम्हारी बॉडी तुम्हारे फूड से इन चीज़ों को लेती है और फिर इनको यूज़ करती है अपने काम के लिए। ओके, और रिपेयर वर्क में सिर्फ रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ती है। और ये एनर्जी भी तुम्हारे फूड से आता है, यानी वो खाना जो तुम खाते हो उसी से ये सारी चीज़ें तुम्हारी बॉडी को मिल रही है। ये सारा रॉ मटेरियल, यानी तुम्हारा फूड ना सिर्फ तुम्हारे शरीर के लिए रॉ मटेरियल का एक सोर्स है, बल्कि तुम्हारे शरीर के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो एनर्जी की डिमांड है तुम्हारी बॉडी की, उसका भी सोर्स तुम्हारा फूड ही है। ये एग्जैक्टली कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे। ओके, इतनी बातें समझ में आई।